हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज डिस्कशन करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जितने भी लोग देख रहे हैं सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं इस वीडियो में। तो आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी का गुड इवनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास अगर आवाज क्लियर जा रही है तो आप लोग यस बोल करके हमें सूचित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, जल्दी से आप लोग भी बताइएगा। अगर आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है ओष्ठ और डी है कंठ। तो चार ऑप्शन में से आपको आंसर देना होगा। अगर जानते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो मैं आंसर इसका बतला दूंगा, ठीक है। आपका आंसर का वेट होगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा त वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, दंत होता है। ऑप्शन बी होगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आवाज क्लियर है तो आप लोग यस बोलिएगा, नहीं तो फिर से मैं सेटिंग करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन आपका सेकंड है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। जी हाँ, आप लोग दोस्तों अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार जल्दी से चैनल को शेयर कर दें क्योंकि बाकी बच्चे अभी तक इंतजार में होंगे तो उनको पता चल जाए। तो देखिएगा प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास चार अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओष्ठ और डी है मूर्धा। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी, प वर्ग का उच्चारण होता है आप लोग जानते हैं ओष्ठ से। याद रखिएगा दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तालु होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है या निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा थ्री का आंसर क्या होगा। चलिए ज्योति कुमारी थ्री का ए बताए हैं, खुशी कुमारी ए बोले हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा क्योंकि आपका ज्यादा टाइम लॉस ना हो। बाकी लड़कन को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा थ्री का च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल होंगे जी, जल्दी से बताइएगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समूह शब्द, बी है संयुक्त शब्द, सी है वर्णमाला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। वीआईपी किंग है 4 का सी, खुशी कुमारी सी बोले, ज्योति कुमारी सी, रिया कुमारी ए बताएं, संगज पासवान सी बताएं जी। तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। याद रखिएगा दोस्तों, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है छ, त्र और ज्ञ ये तीनों वर्णों
तीनों कौन सा व्यंजन है? जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, बी है उष्म व्यंजन, सी है तवर्गीय व्यंजन और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको देना है कि छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन में आते हैं? जी हाँ, ज्योति कुमारी 5 का ए, संगज पासवान है 5 का ए बतलाए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और एक और शब्द होते हैं, शब्द नहीं उसको कह सकते हैं अक्षर, जो स्र होते हैं, वो 4 जो वर्ण होते हैं चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। अब बताइएगा कि पुस्तक कौन सा शब्द है? जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज और डी है विदेशज शब्द। तो जल्दी से बताइएगा कि इनमें से जो आपका 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ सही इसका आंसर होगा, याद रखना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा तत्सम, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? जी हाँ, आग कौन सा शब्द है? याद रखना है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं। ज्योति कुमारी 7 का ए, संगज पासवान 7 का डी, आपका निशांत है वह ए बताए हैं, सृष्टि सिन्हा जो है बी बताए हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि आग कौन सा शब्द है? तो यह है तद्भव। याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा शायद कि शब्द का 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर आपको कहा है तत्सम, उससे कहते हैं जो संस्कृत शब्द में प्रयोग होते हैं ना, असंस्कृत शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, और जो देश के बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा को या तो शब्द को देशज कहते हैं, और विदेशी शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो इसका सही आंसर बी होगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, पृथ्वी कौन सा शब्द है? चलिए जल्दी से बताइएगा, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो याद रखना है, ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज नहीं है, ऑप्शन डी में है निम्न में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, वह हो जाएगा तत्सम शब्द। याद रखिएगा, पृथ्वी तत्सम शब्द है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है टेबुल। जी हाँ, टेबुल कौन सा शब्द है? देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है? जल्दी से बताइएगा। टेबुल, याद रखिएगा, टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं नहीं, जो टेबल रखा जाता है, जिस वस्तु को, किसी वस्तु को रखते हैं, उसे जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है या विदेशज है? इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जो टेबल है, आप लोग इसका मीनिंग भी जानते हैं, तो यह जो टेबल है, याद रखना है, यह विदेशी शब्द है, इसीलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा विदेशज, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, नाक कौन सा शब्द है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, नाक कौन सा शब्द है? 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। नाक कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा, नाक कौन सा शब्द है? चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नाक जो शब्द है रूढ़ शब्द है। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो उसका अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। याद रखना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? जिसको हम लोग खंड करने पर उसका कोई अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, और जो समान अर्थ प्रकट न करे, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे योग रूढ़ कहते हैं। याद रखना है दोस्तों,
शायद आप लोग समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द किसको कहते हैं, रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा रूढ़ शब्द, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे जी। प्रश्न 11 है, फूल कौन सा संज्ञा है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, फूल कौन सा संज्ञा है। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, फूल कौन सा शब्द है, आप लोग जानते होंगे फूल कौन सा संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा मित्रों कि फूल कौन सा संज्ञा है। याद रखना है दोस्तों, फूल कौन सी संज्ञा है, तो वह है जातिवाचक संज्ञा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए, बिल्कुल सही है संगत जी, ज्योति कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सनीश कुमार, सभी का आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, फूल जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 12 है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, तो बताइएगा व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। गोलू, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, जोड़िए जल्दी से जी, आंसर बताइए कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी जो संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 क्या कहता है, लंबोदर कौन सा शब्द है। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, लंबोदर कौन सा शब्द है, अभी हमने बतलाया था। अगर आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो इसका आंसर जरूर बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, लंबोदर कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द, बी है यौगिक शब्द, सी है योग रूढ़ शब्द और डी है ये सभी। तो जल्दी से बताइएगा, वीआईपी किंग है। 12 नंबर प्रश्न का भी आंसर दे रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि यह कौन सा होगा, लंबोदर। 13 का भी ज्योति कुमारी, संगत पासवान सी है, सृष्टि सिन्हा ए बता रहे हैं। जल्दी से आप लोग जुड़िए, जल्दी से आंसर इसका करिएगा क्योंकि टाइम आपका कम है, ज्यादा टाइम लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द है लंबोदर। क्या है, लंबोदर का मतलब होता है गणेश जी, जिसका लंबा हो उधर। तो यह विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, समान अर्थ को छोड़ रहा है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे, सोना कौन सा संज्ञा है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, सोना कौन सा संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए नेम बोलिएगा सर जी। जी हाँ, आप लोग आंसर दीजिए तो सही, तब ना ये बोलेंगे गोलू। जल्दी से बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत कम बच्चे आपका कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग शेयर करिए। आप लोग जानते भर में भी आप लोग आंसर नहीं देते हैं, कितना अन्याय है। जल्दी से आप लोग शेयर करके बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। मात्र 5 लड़कन देख रहे हैं, जल्दी से बतलाइए कि सोना कौन सा संज्ञा। एक बार शेयर कर दें जोरदार तरीका से। चलिए, सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है। याद रखिएगा, जो मैं होता है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं कौन सा पुरुष है, जल्दी से बताएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मैं जो है वह उत्तम पुरुष होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे ए, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है उसका, चलिए देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? जी हाँ, याद रखना दोस्तों, आप कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बताइएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखना है आप जो होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 15 नंबर प्रश्न जो है, आप कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर बहुत लेट करते हैं देने में। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइएगा, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जल्दी से बताइए कि पुष्प कौन सा शब्द है। सनीश कुमार ए बतला रहे हैं जी, चलिए बढ़िया है। गोलू कुमार ए है, सृष्टि सिन्हा बी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगज पासवान ए है। पुष्प जो है शब्द याद रखना है, ए हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है, ख्याल। जी हाँ, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ख्याल जो शब्द है वह हो जाएगा आपका विदेशज, तो नहीं होगा, याद रखना है। ख्याल शब्द जो आपका कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि ख्याल शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? चलिए जल्दी से बताइएगा। ख्याल शब्द जो होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द होंगे, याद रखना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम शब्द है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, तेंदुआ देशज शब्द है। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 है, गोल विशेषण है। जी हाँ, गोल शब्द का विशेषण क्या होगा या कौन सा विशेषण है गोल? तो सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा कि गोल कौन सा विशेषण है। याद रखना दोस्तों, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, श्रेष्ठ सिन्हा सी बता रहे हैं जी। 20 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का सी ज्योति कुमारी, रिया कुमारी ये बताए हैं। विशेषण क्या होगा? गोल शब्द कौन सा विशेषण है? याद रखिएगा, गोल शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। रजनीकांत कुमार, वेरी गुड सर। चलिए आगे बढ़िए जी। जिनके आने वाला है वही पढ़ेंगे, जिनके नहीं आने वाला है वो शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। गोल शब्द का विशेषण गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, चलिए जल्दी से बढ़िए जी। कोई विशेषण है। जी हाँ, कोई कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, बी है सर्वनामिक विशेषण, सी है गुणवाचक विशेषण, डी है इनमें से कोई नहीं?
जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कोई कौन सा विशेषण है, कोई कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखना दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। जिनका 20 जवाब है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा जी, आप लोग शेयर करते जाइएगा। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल का वाक्य है, याद रखिएगा। तुम जा रहे हो कौन सा काल का वाक्य है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 21 नहीं 22 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि तुम जा रहे हो कौन सा काल का वाक्य है। जल्दी से बताइएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तुम जा रहे हो, ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप लोग तो दे सकते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। प्रियंका कुमारी ए है, गोलू कुमार ए, सनीश कुमार ए, रिया कुमारी बी, वीआईपी किंग 22 का ए है, सनीश कुमार ए 22 का ए, ज्योति कुमारी। बहुत बढ़िया, इतना सारे आंसर देख के मियाज गदगद हो गया जी। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तुम जा रहे हो, ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। नाक कौन सा लिंग है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए कि नाक कौन सा लिंग है। लिंग हिंदी में पढ़ना 2 ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो नाक कौन सा लिंग है, याद रखना, ऑप्शन आपका ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। नाक याद रखिएगा जी। आपको अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए तो आपको ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी शब्द दे उससे हम लोग क्या कर देंगे, तो एक वाक्य यानी कि एक सेंटेंस बना देंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो 23 का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि नाक बह रही है, बह रहा नहीं होता है, ऑप्शन आपका बी होगा। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। एग्जाम 10th का हो, 12th का हो या तो एसएससी जीडी का हो, सभी का क्वेश्चन यहाँ पर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, याद रखना है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं मित्रों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। आप लोग कमेंट में भी लाइक का इमोजी भेज सकते हैं कि कितना वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं। गोलू कुमार ने सबसे पहले आंसर डाला है 6, और जितने भी बच्चे हैं 24 का बी बताएं, वीआईपी किंग। चलिए समास कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइएगा। चलिए तो समास 6 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ये आपका 6 समास होते हैं। आप लोग को एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑप्शन सी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योति कुमारी 26 का सी, संघर्ष पासवान, गोलू सनी सभी का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होता है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 25 है, नव युवक कौन सा समास है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए नव युवक कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है कि नव युवक कौन सा समास है। रिया का आंसर बी है, भी क्या होता है जी, जल्दी से आप लोग बताइएगा। प्रियंका कुमारी डी बताए हैं जी। जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा कि नव युवक समास कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। बहुत सारे लोग को पता नहीं, आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई लोग, जल्दी से शेयर करिए तभी तो मजा आएगा इस ठंडा में। तो यहाँ देखिए गोलू कुमार बी बताए हैं जी। इसका सही आंसर होगा नव युवक कौन सा समास है, तो वह है कर्मधारय समास, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 26 है, प्रतिदिन कौन सा समास है। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, प्रतिदिन कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन
सी है अव्ययीभाव समास और डी है द्विगु समास। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा 27 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। देखिए आपका 4 ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और द्विगु समास। तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए दोस्तों, प्रतिदिन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन कौन सा समास है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 के बाद 27। 27 नंबर प्रश्न है, देशभक्ति कौन सा समास है। जल्दी से बताना है कि देशभक्ति कौन सा समास है। ऑप्शन आपका ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन आपके पास 4 है। इसका सही आंसर का इंतजार है मुझे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं लाइक कर रहे हैं जी, ऐसे कैसे काम चलेगा आप लोग से। तो जल्दी से आप लोग बताइए 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए, इसका सही आंसर देखना चाहते हैं आप लोग तो बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि हम लोग आंसर का इंतजार कर सकते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, आप लोग 11 पहलू देख रहे हैं, आप लोग आंसर काहे नहीं बताते हैं जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। देशभक्ति कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज जा रही है आप लोग के पास। जल्दी से आप लोग बताइए, आवाज जा रही है या नहीं, हाँ या ना, यस या नो में जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। 28 नंबर प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है अव्ययीभाव समास, डी है तत्पुरुष समास। पिंटू बी, प्रियंका कुमारी 28 का बी, सनीश कुमार यस, बहुत बढ़िया। चलिए तो लगातार आंसर आप लोग डालते जाइए जी, बहुत बढ़िया। आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें, बाकी देख लेंगे। 10 पब्लिक हैं, 10 लोग शेयर करें, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहां तुम फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीलकंठ कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा जी। नीलकंठ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, पाप पुण्य कौन सा समास है। याद रखना है दोस्तों, पाप पुण्य कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है द्वंद्व समास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाप पुण्य कौन सा समास है, याद रखना है, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहां देखिए, पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपका द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। 29 नंबर प्रश्न का आंसर प्रियंका कुमारी सी, ज्योति कुमारी सी, गोलू कुमार सी, बहुत बढ़िया। चलिए, और संगज पासवान, सनीश कुमार सी, बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका आ गया है 30। तो इसका सही आंसर बताइएगा, दोपहर कौन सा समास है। जी हाँ, दोपहर कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन बा तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है द्विगु समास। तो बताइए जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दोपहर जिस शब्द के आगे संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, यह समास में आपको गलती ना हो, क्योंकि यह
तनिक सी गलती आपकी बड़ी चूक हो सकती है, याद रखना है। बड़ी की रिक्स हो सकता है। जिस शब्द के आगे संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अभी मैं बतला रहा हूं, याद रखना है। संगच पासवान डी, सनीश कुमार डी है, सृष्टि सिन्हा डी है, 30 का डी, प्रियंका कुमारी बहुत बढ़िया, गोलू कुमार डी, ज्योति कुमारी डी बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा जी, आज पढ़ना है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, बताना है जल्दी से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, किसको ऐसा मन कर रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इस वाक्य यह कौन सा वाक्य है, जल्दी से बताना है। आपका 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है निषेधवाचक वाक्य, बी है विधिवाचक वाक्य, सी है आज्ञावाचक और डी है संकेतवाचक वाक्य। तो जल्दी से बताना है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नेचर लव बिहार, वाह सर, 29 का सी आंसर होगा। चलिए आगे है, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। नेचर लव बिहार, तो हम लोग आंसर क्या दिए हैं? 29 का तो सी द्विगु समास तो ही होगा। 29 का तो सी बताए ही हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ए होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। निषेध का मतलब मना करना, नहीं का प्रयोग करना, याद रखना है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जिनका आंसर ए है वह सही होगा। सृष्टि सिन्हा है, गोलू कुमार बहुत बढ़िया, ज्योति सनीश बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 31 का ए है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। ओह यह पीट गई, पीट ही गया, जी हाँ याद रखिएगा। ओह यह पीट ही गया, आप लोग जानते हैं कौन सा वाक्य होगा? आप लोग कहते हैं ना ओहो यह पीट गया, तो बताइए कौन सा शब्द है या कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है विधिवाचक वाक्य है, बी है विस्मयादि वाचक वाक्य है, संकेतवाचक सी में ऑप्शन में है, डी है निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से, आपका 32 नंबर प्रश्न है। ओह यह पीट ही गया, कौन सा शब्द है? याद रखना है दोस्तों, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो, यानी कि आपका विस्मयादि यानी कि विषम वाचक वाक्य होगा। विस्मयादि बोधक या तो विस्मयादि बोधक जिस वाक्य में चिन्ह लगा रहे उसे विषम वाचक वाक्य कहेंगे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा विषम वाचक वाक्य। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। ए याद रखना है, वाक्य याद रखना है दोस्तों कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? आप लोग सोचकर बताना, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम डेफिनेटली ही आएगा। 33 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयादि वाचक आपका है, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक। जल्दी से आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को आंसर ढूंढ के बताना है। तो याद रखना है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसका मतलब है संकेत कर रहा है कि तुम चल। जी हाँ याद रखना है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताना, सृष्टि सिन्हा सी बता रहे हैं और बाकी बच्चे आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सनीश ज्योति का डी है, सनीश का सी है, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो। जी हाँ, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? जल्दी से आपको बताना है, तुम अपने काम में सफल रहो। 34 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ऑप्शन ए है इच्छावाचक, बी है संदेहवाचक,
सी है विधिवाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइएगा। 33 नहीं 34 का आंसर आप लोग बताइए कि तुम अपने काम में सफल रहो। इसका मतलब है कि आपको इच्छा प्रकट कर रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इच्छा प्रकट कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि आप लोग परीक्षा में सफल हो, इसका मतलब कि मेरी इच्छा है कि आप लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मित्रों? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए 34 का ए हो जाएगा। ज्योति कुमारी का बी है, संगज ए है, पिंटू कुमार ए है, बहुत बढ़िया। संगज पासवान ए आगे हैं। चलिए ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? जी हाँ, देखिए क्वेश्चन अब गहराई से पूछ दिया है कि रस भरा कौन सा समास है। तो रस से भरा, तो याद रखिएगा कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग अगर विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। कर्म तत्पुरुष है, करण है या संप्रदान है या इनमें से कोई नहीं है। आप लोग शेयर करें। मात्र 9 पब्लिक देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है आप लोग 4 को कमेंट करते हैं। तो रस से भरा, तो आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। 35 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। सनीश कुमार, गोलू कुमार, सनीश कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। सनीश कुमार का सी है जी। ज्योति कुमारी 35 का भी बतलाएं, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका 36 है। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुषी समास है? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग से प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध। याद रखिएगा, जल्दी से बताइएगा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? 36 नंबर प्रश्न का आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला कौन सा समास होगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला 36 का हो जाएगा। याद रखना है, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, यथा संभव कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। 37 नंबर प्रश्न आ गया है। यथा संभव कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययभाव समास और डी है कर्मधारय समास। 37 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे कि आपका यथा संभव कौन सा समास है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग शेयर भी कर दें, दोस्तों को बता दें, अभी भी क्वेश्चन चल रहा है। सृष्टि सिन्हा जी हैं, सी बतलाए हैं यथा संभव कौन सा समास है। चलिए जल्दी से बतलाइएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर देकर आंसर दीजिएगा ताकि पता चले। प्रियंका कुमारी हैं, डी बतलाए हैं। तो यथा संभव जो समास है वह है सी अव्ययभाव समास। याद रखना है दोस्तों, अव्ययभाव समास होगा यथा संभव। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। बिना पानी कौन सा समास है? चलिए जल्दी से बताइए, बिना पानी कौन सा समास है? ऑप्शन है करण तत्पुरुष समास है, बी है कर्मधारय समास है, सी है बहुव्रीहि समास है और डी है द्वंद्व समास है। याद रखिएगा, बिना पानी कौन सा समास है? बिना पानी का मतलब होता है बिना को धारण करने वाला, यानी कि यह अपना विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। बहुत बढ़िया पिंटू जी, पिंटू कुमार हैं, 38 का सी बताए हैं, बहुत बढ़िया। सृष्टि सी है, संगज पासवान सी हैं। चलिए इसका सही आंसर ज्योति कुमारी, रिया कुमारी सी है, बिल्कुल बढ़िया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिना को धारण करने वाला यानी कि सरस्वती माँ। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। द्विअन्नी कौन सा समास है? द्विअन्नी कौन सा समास है? आप लोग बताइए। आपका 39 नंबर प्रश्न है, द्विअन्नी कौन सा समास है?
आर्यंस आ गए हैं जी। 38 का सी है, बहुत बढ़िया। 39 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा जी। द्विवचनी कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है द्विगु समास। तो जल्दी से बताइए द्विवचनी कौन सा समास है? द्विवचनी जिसमें संख्या हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। बार बार मैं बतला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सृष्टि डी है, प्रियंका डी है और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर डालेंगे। सनीश कुमार डी, रिया कुमारी डी, ज्योति कुमारी डी। चलिए बहुत बढ़िया। लाइक का बुआ आप लोग इमोजी भेजते रहिए अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेगा। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों बताइएगा पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार के? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त 3 प्रकार के, याद रखना है। ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, ये सी नहीं होंगे, बी होंगे 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए ऑप्शन आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? जी हाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? जी हाँ जल्दी से बताइएगा। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज? जल्दी से बताइएगा कि अशुद्ध शब्द कौन है? मंत्रिमंडल, नीरस, एकत्र या योगीराज? तो इसका जो सही आंसर होगा आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए में है एकत्र, बी में है नीरस, सी में है मंत्रिमंडल, डी में है योगीराज। तो 41 नंबर प्रश्न का पिंटू बताए हैं बी, 41 का ए सनी सृष्टि सी है। बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं कि आंसर दूसरे आंसर को देख करके देते हैं। ज्योति कुमारी 41 का भी है, रिया 41 का भी है। देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? नीरस सही लिखा हुआ है, आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। मंत्रिमंडल याद रखना है। मंत्रिमंडल जो होता है इसमें टवर्गी न होते हैं मंडल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द को पहचानना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, याद रखना है। फिर से आपको अशुद्ध को चूज करना है कि कौन अशुद्ध शब्द है। साप्ताहिक है, बीना है, वाष्प है और सिंदूर है। जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। जल्दी से आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन है साप्ताहिक, चलिए बी में है बीना, सी में है वाष्प और डी में है सिंदूर। 42 नंबर आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन होगा ए, याद रखना है। ऑप्शन ए होगा। अब कहिए क्यों? क्योंकि साप्ताहिक न होता है, साप्ताहिक होता है, याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको शुद्धिकरण के लिए आपको थोड़ी सी बड़े पढ़नी पड़ेंगे, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर प्राप्त होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर। फिर से आपको निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है अशुद्ध शब्द है, फिर से चूज करना है। 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि ए में है ईर्ष्या, बी में है अनुकूल, सी में है आशीर्वाद और डी में है नक्षत्र। तो जल्दी से बताइएगा कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। ये तो शायद आप लोग बता सकते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर जितने भी बच्चे हैं आप लोग इस बार आंसर दे दीजिएगा तो जानेंगे कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। पिंटू जी का आंसर सबसे पहले आया है। इनका आंसर कहना है कि आपको अशुद्ध शब्द डी है। पिंटू जी के बाद सृष्टि सिन्हा आए हैं डी, ज्योति कुमारी 43 का डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं इसका सही आंसर आपका डी होगा, क्योंकि नक्षत्र में आपका ए वाला अच्छा होता है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे ऑप्शन के साथ। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्रों याद रखिएगा निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिएगा वायु सखा, हुस्तासन या विभासु और विपथगा।
जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही जो आपको पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह है विपथा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 45 है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। 45 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या श्रीप्रिया। 45 का आंसर जो हो जाएगा आपको यातना। यातना करना का मतलब होता है दुखी होना, इच्छा नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखना है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघपुष्प या नीर। याद रखिएगा दोस्तों, सर सरोवर होता है, सरोवर का मतलब तालाब होता है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न का पिंटू जी का बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। आप लोग एक बार शेयर कर दें, दोस्तों को बुला दीजिए कि यहाँ पर आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है और आगे भी चलेगा शाम 7 बजे से। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 47 है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा है दोस्तों कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 47 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइएगा कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पावक, बी है सदन, सी है शाला और डी है निकेतन। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 47 का ए पिंटू कुमार का है, 47 का ए। और बाकी लोग आप लोग आंसर देने में इतना देरी क्यों करते हैं? शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो जल्द से ज्वाइन करें द फ्यूजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट को। तो यहाँ देखिएगा जो पावक है वह घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 3। जल्दी से आप लोग बताइएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो इसका आंसर देंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6 या 3। जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर आना चाहिए मेरे पास। देखते हैं कितने बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 औलाद होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये भी आंसर कोई बताने योग्य है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइएगा, 3, 4, 5 या 6। जल्दी से बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 49 नंबर प्रश्न का आंसर का बेट है बिरिया कुमारी, 48 का भी बता रहे हैं। और 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए सृष्टि सिन्हा, डी बताए हैं। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर कमेंट करने वाले सृष्टि सिन्हा हैं जो 49 नंबर प्रश्न का आंसर डी बताए हैं। सनीश कुमार डी है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ज्योति कुमारी 49 का सी बतलाए हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 50 का पिंटू कुमार 4 बताए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है जी। चलिए इसका सही आंसर भी होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि आपका टाइम भी ज्यादा लॉस होने वाला है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग करके
आगे बढ़ते हैं। गोलू कुमार आए हैं, बी है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताना है। 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 4 है, जल्दी से बताना है। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बताइए जल्दी से। तो इसका सही जो आंसर हो जाए 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। गोलू कुमार भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर देगा, अगर नहीं दिया तो समझिए कि वो बहका है, तो एग्जाम में फेल होने वाला है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, बचपन से लेकर 55 तक पढ़े हैं कि 52 प्रश्न का आंसर क्या होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। ये भी आप लोग को बच्चा जानता है। सृष्टि सिन्हा है, 52 का 5 बताए हैं। पिंटू जी हैं, 52 का 5 सी है, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे, जो भी बच्चे आप देख रहे हैं, 10 बच्चे लाइव में, 10 बच्चों आप लोग इसका आंसर देंगे। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सी, बहुत बढ़िया। 5 है तो 5 मिलेगा। चलिए ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आपको बताना है। तो दोनों को मिलाकर के जो शब्दों की जो संख्या होता है उसके भेद होते हैं, वह 8 होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को आंसर आपको देना पड़ेगा। 54 नंबर प्रश्न का आंसर है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जी हाँ, 54 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी तरीका से प्राप्त होता रहे। तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। वह है, याद रखना है, कुलीन जो आपका शब्द है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। यथा समय समास है। यथा समय कौन सा समास है जो बताना है? बताइएगा कि तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। जल्दी से बताइएगा 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यथा समय हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन बी पिंटू कुमार, बहुत बढ़िया। आप पूरे ही आपका जो ये सेशन था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कौन सा समास है? क्वेश्चन है, प्रत्येक कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव या कर्मधारय? प्रत्येक कौन सा समास है? तो प्रत्येक आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। तिरंगा कौन सा शब्द है? तिरंगा कौन सा शब्द है? तिरंगा कौन सा शब्द है आप लोग को बताना है। कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है। 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो तिरंगा जो है वह बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तिरंगा। तिरंगा कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 57 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास तो होगा, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पर द्विगु समास का रहे तो आपका आंसर द्विगु समास होगा, याद रखना है।
ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका इनमें से कोई नहीं है तो याद रखना है द्विगु समास होगा। बहुत बढ़िया पिंटू जी, सही बात है। इसका सही आंसर द्विगु समास ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं है। तिरंगा में 3 रंग हो रहा है, यानी कि आपका क्या है 3 आगे की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर 3 रंगों से मिलकर के बना है, इसीलिए आपका द्विगु समास होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। इसमें आपको याद रखना है द्विगु समास, क्योंकि आगे वाली जो वर्ड है वह संख्या को निरूपित कर रहा है। बहुत बढ़िया प्रियंका ज्योति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जल्दी से बताना है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा, कवियानी होगा, या कवित्री होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर दें तो जाने। पिंटू कुमार सी बताए हैं, सृष्टि सिन्हा सी बताए हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, कवित्री होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। कवि का अर्थ होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है कवित्री, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सूर्य, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्यानी होगा, सूर्यई होगा, सूरा होगा, या सूर्या होगा? जल्दी से आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 59 नंबर प्रश्न का। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर कर दें थोड़ा सा चैनल को, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पिंटू कुमार 59 का डी बताए हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है उसको भी देखेंगे, पहले इसका आंसर आप लोग कर दें। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। ऑप्शन आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। सृष्टि सिन्हा का भी है, ब्यूटी कुमारी ए है। चलिए ज्योति कुमारी डी बताएं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? जी हाँ, ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? संबंधवाचक है, अपादान कारक है, या तो संप्रदान कारक है, या तो अधिकरण कारक है? जल्दी से बताइए। पेड़ से फल गिरा, जल्दी से बताना है जी। कर्ता ने कर्म को करण से आप लोग जानते होंगे, अपादान जुदाई के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अपादान कारण पेड़ से फल गिरता, यानी कि पेड़ से जुदा हो रहा है ना फल, अपादान कारक होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। बहुत बढ़िया। 60 का बी, गोलू कुमार 60 का बी बतलाए हैं जी। ज्योति कुमारी, ब्यूटी कुमारी। चलिए 60 का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि यह जो आपका है आगे की जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आप लोग बेल आइकन का घंटा दबा दें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का इमोजी भेज दें। कल आना है या नहीं जल्दी से बता दीजिए, यस या नो में। आपका आंसर का कल ऑनलाइन क्लास हो गया सर। गुड नाइट सर जी। पिंटू कुमार। चलिए अभी